नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज बड़ा दिन है, ज़ाहिर-सी बात है और देश भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है धूमधाम से और इस सब के बीच एक तरह की आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग हम कह सकते हैं, जो बुलाई गई है जेपी नड्डा के घर पर जब से कुछ देर पहले संपन्न हुई, जहाँ पर एनडीए के तमाम जो नेता हैं, जो घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनको बुलाया गया, जिसकी तस्वीरें अभी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्क्रीन में आपको नायडू आपको नजर आ जाएंगे बैठे हुए बगल में जेपी नड्डा के, और अमित शाह आपको नजर आ ही रहे हैं, आपको ललन सिंह आपको नजर आएंगे, और दूसरे एनडीए के जो घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो आपको तकरीबन सभी इसमें नजर आएंगे। जो एक चेहरा आपको इसमें नजर नहीं आएगा वो है नीतीश कुमार का। ऐसे वक्त में जब पूरी तरीके से ये खबरें फैल रही हो, ये कहा जा रहा हो कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, क्या नीतीश कुमार दूसरे पाले में जा सकते हैं, नीतीश कुमार आखिर अमित शाह के दिए गए बयान के बाद से पूरी तरीके से खामोश क्यों है, वो यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन उसमें भी वो उस तरह से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे जैसे उनसे उम्मीद की जाती है। तो ऐसे में तो नीतीश कुमार का यहाँ पर होना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये मीटिंग ही इसलिए की गई है ताकि ये एक मैसेजिंग की जा सके कि अमित शाह के दिए गए बयान पर अमित शाह अलग थलग नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दल साथ में उनके साथ ताकत से खड़े हुए हैं। लेकिन पूरी तरीके से नाकाम रही ये मीटिंग और मीटिंग से दिया जाने वाला मैसेज, क्योंकि पहले तो ये भी कहा गया था कि इस मीटिंग के बाद एक संयुक्त बयान जारी हो सकता है, प्रेस के सामने बयान जारी हो सकता है, जहां पर जो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं वो ये कह सकते हैं कि वो अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि विपक्ष ने पूरे तरीके से अंबेडकर पर अपमानजनक जो टिप्पणी अमित शाह ने की, उसके बाद से उनको घेरा हुआ है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और लगातार सड़कों पर विपक्ष है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है देश को कि अपमान किया है अंबेडकर का, और ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उसको कमजोर कर रहे हैं। उनके दिल की बात उनके जबान पर आ गई है। ऐसे में चाहे हम नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, वो चेहरे जो अपने आप को उदारवादी चेहरों में शुमार करते हैं, वो जाहिर सी बात है असहज हैं, और खासतौर पर नीतीश कुमार, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और एक कार्यक्रम में अमित शाह अगर ये कह दें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा चेहरा, यानी कि वो ये ना कहें कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बेचैनी की बात है। क्योंकि एक तरफ वो अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान की वजह से उनको अपने वोट बैंक के खिसकने का पूरी तरीके से डर सता रहा है, और दूसरी तरफ वही अमित शाह नीतीश कुमार को लेकर ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद साफ तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये सख्त मैसेज दिया गया। यही वजह है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का अमला उतर आया ये कहने में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव 2025 में बिहार में लड़ा जाएगा। गिरिराज सिंह तो यहां तक आ गए कि उन्होंने कहा कि 20 साल नीतीश कुमार सीएम रहे हैं बिहार के, तो ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो आप ये समझिए इससे कि नीतीश कुमार कितने नाराज हैं कि गिरिराज सिंह को ये कहना पड़े कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए, उनको सम्मान किया जाना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने अपनी पूरी फौज बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी ये उतार दी कि ये कहा जाए कि भाई नहीं, नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। और अब नीतीश कुमार, ये जब एनडीए की ये बैठक होती है, एक वक्त में तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री के बिल्कुल पैरों में ये लगभग गिरे हुए नजर आते हैं। अब जबकि अमित शाह को ये जरूरत है कि उनके साथ जो घटक दल हैं वो मजबूती से खड़े नजर आए, ना सिर्फ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने भी, और ये कह सकते हैं कि एक तरह से एनडीए ने भी बिल्कुल अलग थलग अमित शाह को जरूर कर दिया है। और तब नीतीश कुमार इस मीटिंग से पूरी तरीके से नदारद ही नजर आए। 2025 में शुरुआत में ही ऐलान हो सकता है बिहार की में इलेक्शन की तारीखों का। ऐसे में बिहार की सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें बीजेपी को पूरी तरीके से उन्होंने दरकिनार किया हुआ है, और बीजेपी अब कहने में लग गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि दो बैसाखियां जिन पर टिकी हुई ये सरकार है,
जो पूरे तरीके से अमित शाह के दिए गए बयानों से घिर गई है, जिसकी वजह से जो घटक दल हैं, जो खास तौर पर जिनको हर मजहब का या हर वर्ग का वोट मिलता है, वो खास तौर पर इस बयान से पूरे तरीके से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर आपको पता ही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका और हर तरह की कोशिशें की गई, हेडलाइंस मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ किया गया। राहुल गांधी को गुंडा बताने की कोशिश, उनके ऊपर एफआईआर, धक्का मुक्की कांड, सब कुछ हुआ, लेकिन अमित शाह का वो बयान जस का तस बना हुआ है। आज हम आपको बताएं कि आडवाणी जो है, माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म शताब्दी दिवस जो है पूरे देश में बीजेपी मना रही है। उसकी ये कोशिश है कि इसके जरिए वो कांग्रेस पे भी एक तरह का हमला कर रही है। अंबेडकर को लेकर ये कह रही है, देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे थे कि उनका अपमान कांग्रेस ने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन लोगों को ये साफ तौर पर दिख रहा है कि दरअसल बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किसने किया, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि सदन के अंदर किया गया। और किस तरह से कहा गया कि अंबेडकर 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 कहना एक फैशन बन गया है। अगर इतना भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग के दर्शन होते। ये अगर पार्लियामेंट के अंदर कहा जाए तो आप समझिए कि मंशा क्या है इस पार्टी की। और आज जो कि जबकि 25 दिसंबर है, आज के दिन को मनुस्मृति दहन के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति को की प्रतियां जो है उनको जलाया था और ये कहा था कि ये किताब, इसमें जो लिखा गया है उसमें उनमें दलितों और महिलाओं का अपमान है, उनको दरअसल गुलाम बनाने का पूरा इसमें लेखन जो है वो किया गया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी और आज देश भर में मनुस्मृति दहन भी मनाया जाता है। और खासतौर पर वो लोग जो अंबेडकरवादी विचारधारा के हैं वो इसको मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग चली जहां पर ये लगा कि उसके बाद शायद अमित शाह साथ में होंगे, जेपी नड्डा होंगे, नायडू होंगे और दूसरे घटक दल होंगे और एक तरह का एक बयान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मीटिंग भी एक तरह से नाकामयाब ही साबित हुई। जब से अमित शाह ने बयान दिया है संसद में, उसके बाद से सिर्फ बीजेपी के अलावा जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, वो पूरे तरीके से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो वो विरोध प्रदर्शन में शामिल है, ना ही राहुल गांधी पर जिस तरह का अटैक किया जा रहा है ना उसमें शामिल है, ना ही अमित शाह का बचाव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वहां पूरी एकजुटता नजर आ रही है, जहां कुछ मुद्दों पर कुछ पार्टियां अलग स्टैंड ले भी रही थी, लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरह का अटैक किया गया और अमित शाह ने जिस तरह का अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया और जो अपमानजनक बयान दिया, उसको लेकर इंडिया गठबंधन भी एकजुट है। यहां तक कि मायावती ने भी, उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने भी कल विरोध प्रदर्शन किया। और कल और परसों बेलगावी में कांग्रेस का एक महाअधिवेशन हो रहा है, सीडब्ल्यूसी की वहां पर मीटिंग है और उसके बाद 27 तारीख को एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ा की रैली वहां पर होने जा रही है, जिसमें कई तरह की प्रस्ताव जो है वो पास किए जा सकते हैं, जो ईवीएम चुनावी धांधली के साथ साथ किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है उस सब को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस पूरे मामले को, इस पूरे इशू को अपने हाथ से नहीं जाने देने चाहती है। वो अमित शाह के रेजिग्नेशन, उनके इस्तीफे और उनकी माफी से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ चुनावी धांधली और ये ईवीएम का पूरा मामला जो है, ये तो गले की फांस बनता ही जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली के चुनाव से पहले ही। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, उनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसे एनडीए की जो ये मीटिंग आज हुई है, जिसमें ये कोशिश की गई कि अमित शाह के फेवर में एनडीए के घटक दल के नेताओं का जुटान करके एक तरह से ये मैसेजिंग दी जाए कि वो बयान जो है वो शायद काट छाट कर पेश किया गया था और अमित शाह के साथ सब खड़े हैं, एनडीए में किसी भी तरह की कोई फूट नहीं है, एनडीए में सब एकजुट हैं। और ये करके ही उन्होंने दरअसल ये मैसेज दे दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, वो एकजुट नहीं है, खासतौर पर जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं।
दो खास मेहमानों को आप देख सकते हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आवेश तिवारी जी हैं। आवेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। गिरीश जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। गिरीश जी, शुरुआत में आपसे करूं, अभी जो आप विजुअल्स देख रहे होंगे उसमें आपको नायडू नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बगल में बैठे हुए जेपी नड्डा के, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, ललन सिंह नजर आ रहे हैं आपको, और दूसरे नेता आपको नजर आ रहे हैं। एक तो इसमें एकनाथ शिंदे नहीं है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, जो टॉक ऑफ द टाउन अभी बने हुए हैं, वो है नीतीश कुमार। और वो नीतीश कुमार ही इस मीटिंग से नदारद हैं। ये मीटिंग के एनडीए में सब कुछ ठीक है, एकजुट करने के लिए मीटिंग, क्या इसी से ही मैसेज नहीं दे दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है अमित शाह के इस बयान के बाद? बुशरा जी, इनकी जो एक नीति है कि उनको कंफ्यूज करते रहो वोटर्स को, क्योंकि अभी खेला तो जो हो रहा है वो बिल्कुल साबित हो चुका है कि इनको खेला तो ईवीएम के साथ ही खेल लेना है, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन खड़ा करने का ऑलमोस्ट 50% आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में ओबीसी बैकवर्ड क्लास SC ST थे, और इन्होंने कुछ भी करके महाराष्ट्र पे कब्जा लेने के बाद ये एक इंप्रेशन क्रिएट करने की करी कि अभी भी दलित और ये लोग, कई लोग हमारे पीछे हैं। ये सेम कार्ड आप बिहार में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को वहां ले आने का मतलब ये है कि आप जीत जाने के बाद ये बताओगे कि मुस्लिम वोटर्स ने भी ये सोचा कि हम लोग मुस्लिमों से न्याय करते हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान को इतनी बड़ी जगह दी। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं, ये जीतने को कैसे बहाना बनाएंगे ये करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश को अच्छी तरह से पता है कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में आ जाएगा तो ये कोई भी खेला कर सकते हैं। इनके लिए कोई भी खेल करना मुश्किल हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल स्टेट का इनके हाथ में नहीं होता, ये सीधी सी एक गेम है। तो हमको इस परसेप्शन में नहीं पड़ना, बट नीतीश के पास क्या पोजीशन है। भाजपा बिल्कुल 1 to 1 नहीं खेलती है, उनके पास 2 या 3 बैकअप प्लान्स भी होते हैं। ये जो बोला गया था, मैं समझता हूं इतना इंटेलेक्चुअल कम नहीं है अमित शाह के वो इस मौके पे ऐसा कोई स्टेटमेंट करेगा। अगर उनको पछतावा होता तो 2 घंटे के बाद आके फिर वो पीसी नहीं करते कि भाई इन लोगों ने कितना अपमान किया था। मतलब वो जो बोल रहे थे उनको वो जस्टिफाई करने के मूड में थे। 2 दिन पहले रविशंकर प्रसाद आके वो पूरा लिस्ट बता रहे हैं कौन सी डेट को कब से कब कांग्रेस ने अपमान किया था, क्योंकि कांग्रेस ने उसको कम से कम 100 जगह पे पीसी करके ये बताना शुरू कर दिया, अब ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जैसे ये काउंटर कर रहे हैं, इसमें मेरे को कहीं नहीं लगता है कि गलती से अमित शाह ने ये बोल दिया है। ये इनका वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान है कि भाई यूपी बिहार में भी जो SC ST कोटाज वगैरह है उसमें डाल देंगे, क्योंकि इनके साथ भी तो है। अभी आप देखिएगा अगस्त में 100 बैकवर्ड क्लास ST ST के MPs इनको मिले थे, कभी जब भी क्रीमी लेयर का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से। तो वो जो 100 SC ST और दलित पिछले वर्ग के जो MPs हैं जो इनको मिले थे, उसमें वैष्णव ने भी ये एश्योरेंस दिया था कि नहीं, हम तो आंबेडकर साहब की बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे, तो उसमें कोई क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं है, कोर्ट ने बोला है वो हम करेंगे। तो वहां पे वो इनकलकेट करने की भी कोशिश करते हैं, वहां पे उनको भी आंबेडकर याद आते हैं, आंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है। तो ये बिल्कुल एक गेम प्लान है, आई वॉश करने का प्लान है। जीतना इनको कैसे वो उनको पता है, लेकिन एक पब्लिक नैरेटिव क्लियर करेंगे। आज भी महाराष्ट्र में लोग दुविधा में ही हैं कि अच्छा ऐसा होगा, दलितों ने वोट दे दिया होगा, कुछ तो होगा। तो ये सारे जो है अभी वो कोई 1 to 1 क्लियर गेम रही नहीं है पॉलिटिकल में। तो आप समझ लीजिए कि अब आपको आगा और भी पब्लिक को करना पड़ेगा कि दूसरे भी गेम प्लान चल रहे हैं। जी जी, तो आपको ये लग रहा है कि अमित शाह अपने इस दिए गए बयान से फंसे नहीं है, बल्कि आपको लगता है कि ये सोचे समझे तरीके से उन्होंने कहा है, और ऐसा करके आखिर क्या हासिल करने की कोशिश उन्होंने की है? बिहार में ये मैसेज देना चाहते हैं ना कि भाई SC ST में हम लोगों ने बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। SC ST भी हम लोगों के काम से खुश है, हमने बोल दिया तो वो नाराजगी नहीं है। और इनको एक मौका दे दिया ऑपोजिशन को कि वो इलेक्शन का कंसंट्रेशन छोड़ के इसी में पड़े रहे। अब वो हर जगह रैलियां निकालते रहे, अम्बेडकर जी का ये करते रहे। आज सडनली गुजरात में 2 दिन पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति का किसी ने सर तोड़ दिया था, तो आज भी कहीं से 2 लोग को पकड़ के उन्होंने उनकी बड़ी रैली वैली निकाली है, पुलिस वालों ने मारा है। तो ये अभी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बिहार की पब्लिक अलग ही है। बिहार की पब्लिक इनके ऐसे कोई ड्रामाबाजी में आएगी नहीं। और भी आप देखिए एक गेम ये कर रहे हैं, वो सडनली राजीव प्रताप रूडी को मीसा भारती पे बड़ा प्रेम आ गया। वो बोल रहे हो तो बिटिया है हमारी, उसने किडनी डोनेट करी है, उस पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप मीडिया वाले मेरे से झूठ बुलवा रहे हैं। ये एक पार्ट 1 समीकरण बदल रहा है। तो अब क्या ये नीतीश को छोड़ के लालू प्रसाद को टारगेट करना चाहते हैं कि वहां से कोई
सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये अभी भी सारे बहुत गेम्स इसमें चलते रहेंगे। सडनली इनको मोहब्बत आ जाना, लालू जी की पार्टी का फेवर करना, फिर उनके लिए अच्छा बोलना। और दूसरा एक देखिए, और एक सडनली गेम चल रहा है, दैट इज प्रशांत किशोर का। इनको ये उम्मीद है कि जीतमरान मांझी वहां पे थोड़ा इनका फेवर करेंगे। प्रशांत किशोर अगर 20-25 सीट भी जीत जाते हैं तो ये नीतीश कुमार का हाल वही करेंगे जो एकनाथ शिंदे का और महाराष्ट्र में किया है इन्होंने। तो आज जो दो लोग नहीं आए हैं उनको अच्छे से पता है कि अभी अगर नहीं संभल गए तो फिर संभलने का मौका नहीं आएगा। तो आप सीएम आज नीतीश कुमार हैं, कल डिप्टी सीएम होने को तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। महाराष्ट्र में ये हो पाया है। तो मैं नहीं समझता हूँ, आपके कुल्ले पे लेके ये लोग जीत तो जरूर जाएंगे, फिर आप ही की सीढ़ियां तोड़ देंगे, ये इनका नियम है। तो मैं नहीं समझता हूँ, नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए नेता है और वो डेफिनेटली इस प्लानिंग के सामने सारा का उन्होंने काउंटर करके रखा होगा। जी जी। आपको क्या लग रहा है आवेश जी, ये जो मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग से कुछ हासिल तो हुआ नहीं है। जो मैसेज देने की कोशिश थी वो मैसेज तो नहीं जा पाया। मैं तमाम खबरें पढ़ रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पर एक प्रेस ब्रीफ भी होगी, ये मैसेज दिया जाएगा कि देखिए तमाम दल एक साथ हैं। उनको लग रहा था शायद नीतीश आएंगे तो एक तरफ नायडू, एक तरफ नीतीश खड़े होंगे, दो बैसाखियां, बीच में जेपी नड्डा और अमित शाह होंगे। तो वो तस्वीर भी नहीं हो पाई, वो फोटो ऑप भी नहीं हो पाया और एक तरह से फ्लॉप साबित हुई ये मीटिंग, जो एक तरह के आनन फानन में बुलाई गई थी आज। तो कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? कहाँ फंसती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही बीजेपी? अगर गिरिराज सिंह ये कहने लगे कि भाई भारत रत्न दीजिए आप नीतीश कुमार को, उनका सम्मान करिए, इतना सब कुछ कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, बुशरा जी आपको नमस्कार, गिरीश भाई आपको नमस्कार। देखिए, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हो पूरी चीजों को, मैं थोड़ा उससे परे हटकर, अलग हट करके देख रहा हूँ इन सारी चीजों को, जो कि मैं जहां पर देख पा रहा हूँ वहां पे स्थितियां बहुत खतरनाक दिख रही हैं मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते हैं आजकल अपने तमाम भाषणों में हाउस अरेस्ट का, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और उनके कुछ मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल हाउस अरेस्ट कर रखा है। यह बात बहुत ही सोच समझ करके, बहुत छानबीन करके मैं कह रहा हूं। तो जिस तरह से अभी तेजस्वी का भी बयान आया कि 4 मंत्रियों के बारे में वो भी बोल रहे थे कि 2 दिल्ली में है, 2 पटना में है, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है। नीतीश कुमार के साथ समस्या यह है कि नीतीश कुमार अगर जाना भी चाहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ, या नीतीश कुमार किसी प्रकार का द्रोह भी दिखाना चाहेंगे, तो उनके मंत्री, उनके साथ के लोग दरअसल ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ये कोई गलतफहमी नीतीश कुमार को भी नहीं है। नीतीश कुमार को बातें सब पता है। नीतीश कुमार जानते हैं इस चीज को कि संजय झा किधर जाएंगे। नीतीश कुमार को यह पता है कि ललन सिंह ने अपना भविष्य क्या सोच रखा है। ये सारी चीजें नीतीश कुमार जानते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चंडीगढ़ में जो बुलाई गई बैठक, दरअसल कहीं ना कहीं से सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बुलाई गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बैठक पूर्व निर्धारित नहीं थी। ऐसा नहीं था कि चंडीगढ़ में कोई पूर्व निर्धारित बैठक होनी थी कि पहले से तय था। यह बैठक हुई, नायडू जरूर पहुंचे, ललन सिंह गए, नीतीश कुमार नहीं गए। और आप एकदम ठीक कह रही है कि वो जो तस्वीर पेश कर रहा होता कि एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ अमित शाह, फिर नड्डा जी, फिर नायडू जी, और एक पूरी कंप्लीट पिक्चर आती पब्लिक के बीच में, वो अब नहीं आने जा रही है। तो एक बात और भी साफ है, नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अगर मोदी जी की प्रशंसा नहीं कर सकते, नीतीश कुमार इस गठबंधन की प्रशंसा नहीं कर सकते, इस गठबंधन का विरोध नहीं कर सकते, तो इस गठबंधन की प्रशंसा भी नहीं करेंगे। यह बात बिल्कुल साफ है और वो दिख भी रही है। और जो खबर अंदर से भीतर से आ रही है, एक बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार अमित शाह के उस बयान को लेकर के काफी चिंतित है। नाराजगी की बात तो दिगर है, वो चिंतित है कि अगर इस गठबंधन के साथ वो इलेक्शन में गए तो परिणाम अपेक्षित नहीं होंगे, बड़ा नुकसान होगा। दरअसल बिहार का
जो पूरा का पूरा वोटर लाइन है जो वहां की, वो पूरी तरह से सामाजिक न्याय पर है। दरअसल सामाजिक न्याय की लेबोरेटरी देश में कोई है तो बिहार है, और आपने उस लेबोरेटरी में छेड़खानी करने की कोशिश की है। अमित शाह को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके, अब मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसे पॉलिटिशियन है कि एक पार्लियामेंट में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, वो भी अम्बेडकर को लेकर के, जबकि जान रहे हैं कि अगला इलेक्शन बिहार में, जबकि ये जान रहे हैं कि लगातार जो भाजपा के जो सत्ता विरोधी मीडिया है, जो कि होना भी चाहिए, वो लगातार इस बात को कह रही है कि संविधान किधर जा रहा है, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, अम्बेडकर पेरियार की बात क्यों नहीं होती, और आपने बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। तो दरअसल इससे अमित शाह की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी पर भी सवाल खड़ा होता है। इस मुद्दे से न निपट पाने के लिए नरेंद्र मोदी की भी पॉलिटिकल एबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। नड्डा तो इनसिग्निफिकेंट है, और नहीं भूलना चाहिए बुशरा, यह बात जोशी जी आपको भी याद होगी कि यही जेपी नड्डा थे जिन्होंने पटना में जाके कहा था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मत भूलिए, राजद भी क्षेत्रीय पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड भी क्षेत्रीय पार्टी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि भाजपा का मुंह बहुत बड़ा है और वो खा जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल हाउस अरेस्टिंग है, और मुझे लगता है चंडीगढ़ की बैठक का जो वजूद है, जो उसका आउटपुट है, आउटपुट 0 है। जी बिल्कुल, यही बात हो रही है कि जो आनन फानन में मीटिंग बुलाकर एक मैसेजिंग देने की जो कोशिश की गई, वो नाकाम साबित हुई। गिरीश जी, क्या संसद में कि जब उन्होंने बयान दिया अमित शाह ने, उसके बाद जब बाहर एक सेकंड को इंटरप्ट करूंगा, एक सेकंड को इंटरप्ट करूंगा। एक खबर अभी और आ रही है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच आज रात में एक बैठक और होनी है। चलिए आप कंटिन्यू करिए। जी। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये बड़ी खबर है अगर ये मीटिंग होनी है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आई, हालांकि वो सूत्रों के हवाले से हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी की कोई मीटिंग अंदर खाने हुई है, इस तरह की बातें सामने आई थी। उसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन एक बात फिर से जी आवेश जी कह रहे हैं कि एक और मीटिंग हो सकती है। तो आखिर क्या हो रहा है, वो नड्डा के घर पर नहीं जाते, वहां उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, लेकिन अगर वो तेजस्वी से मुलाकात करते हैं तो आखिर क्या हो रहा है। गिरीश जी, संसद के बाहर भी आपने देखा होगा, एंड इंडिया गठबंधन तो जो कुछ घटक दल साथ में शायद कुछ इश्यूज पर नहीं थे, वो सब भी एकजुट हो गए, न सिर्फ इस बयान पर बल्कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया या उनको गुंडा बताने की जो कोशिश की गई उस पर। लेकिन दूसरी तरफ की जब हमने तस्वीर देखी तो वहां पर सिर्फ बीजेपी थी, वहां ना एनडीए के घटक दल का कोई बयान था, ना किसी तरह का कोई सपोर्ट था, ना कुछ था, सिर्फ बीजेपी थी। और बीजेपी के भी चंद नेता जो अपने अलग तरह की छवि के लिए जाने जाते हैं, वो वहां पर नजर आ रहे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल बिहार में कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को साफ तौर पर महाराष्ट्र नजर आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उनका एक पूरा का पूरा जनाधार है, 20 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सोशलिस्ट मूवमेंट से वो निकल कर आए हैं, तो उनका एक बड़ा कद है। लेकिन फिर भी बीजेपी तो कुछ भी किसी के साथ कर सकती है, किसी की पार्टी तोड़ सकती है। अगर शिवसेना तोड़ सकती है, अगर वो एनसीपी तोड़ सकती है, तो वो जेडीयू क्यों नहीं तोड़ सकती। तो क्या आपको लग रहा है, नीतीश कुमार को लग रहा है ये आखिरी उनकी पारी है और वो फुल स्विंग में खेलना चाहते हैं इस बार? नहीं, मुझे वही जो अभी तिवारी जी ने जो मैसेज दिया वही हो रहा है कि ये अरेंजमेंट्स, तो एक बात समझ लेना कि जितने शूड है, शायद इसका इतना पॉलिटिकल शूडनेस नहीं था शिंदे में, लेकिन हम उस कैटेगरी में नीतीश जी को नहीं मान सकते, वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है। तो आप देखिए कि जो इनके पास कितनी है सीटें, उसमें से कुछ ना कुछ ही है जेडीयू की सीटों में 45 में ऐसे अंदर का कुछ मैसेज आ रहा था, शायद अवेश जी को ज्यादा पता होगी, शायद ये लोग 18-19 ही एमएलए तोड़ पाए थे, उनके बाद ये शायद इन्होंने ये गेम छोड़ दी। अगर वो 45 का ही जुगाड़ कर लेते और पार्टियां डिमोलिश कर देते तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन ये बिहार में संभव नहीं बना है।
तो ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी इन्होंने जो सेकंड पार्ट जो मैंने बताया वो चालू किया है कि इन्होंने प्रशांत किशोर को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं तेजस्वी को भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो समझते हैं कि तेजस्वी को सीएम की लालच दे के वहां से कुछ अरेंजमेंट करवाएं, लेकिन ये बिहार में इनकी ये चालें चलेंगी नहीं। तो ये खुद कंफ्यूज है। और इससे भी बड़ा तो क्या है कि इनके आपस में ही अभी बहुत सारा जोल है। आरएसएस अपना एक रुख पकड़ के चल रहा है। जब उसने बोल दिया कि भाई हर मंदिर के नीचे मस्जिद मत ढूंढो, उसके बाद भी इनके कैडर वाले माने नहीं। अभी सडनली जो तोगड़िया हिंदू, वही उन्होंने अपना अलाप चलाना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम वाला। तो अब तक तोगड़िया उनके साथ नहीं था, अब वो किसके बोलने पे वापस लाइमलाइट में आ रहे हैं, फिर वही अपना राग अलाप रहे हैं। इनके जो दूसरे पुराने लीडर्स है जो हिंदू मुस्लिम करते थे, उनको इन्होंने डिस्कार्ड करके अभी ये नई गैंग खड़ी करी है। तो ये अपने लेवल पे भी खुद परेशान है कि अब इसको लड़ना कैसे। बिहार की पब्लिक को अगर आप कोई मुद्दा देना चाहते हो तो आपके पास क्या है? आप एग्जाम्स जो फेल हो गई उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हो, वहां पे जो हक मांगने आए थे उन पे आपने पुलिस लाठीचार्ज भी किया हुआ है। तो क्या ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर नीतीश के पास है तो इनका सेंटर से कोई भी ऑर्डर मांगना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और मैं समझता हूं अगर ईवीएम के जोल से नीतीश को अगर 100% कंफर्मेशन है तो मैं समझता हूं इलेक्शन आने के पहले 100% नीतीश जी इनकी स्टेट गवर्नमेंट में से होल्ड निकाल देंगे, तब इनको जीतने की उम्मीद रहेगी, नहीं तो मुश्किल होगा। महाराष्ट्र में आपने देखा है, यूपी में आपने देखा है, 40-40 हजार लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया से नाम काट दिया जाता है। वोट बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं? तो रूल चेंज हो जाता है कि हम उसको आपका जवाब नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये कि इनकी डर्टी गेम जो करनी है वो बिहार में नीतीश जी भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो आपके पास एक लास्ट रिसोर्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट आप अपने हाथ में ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लो, तब जाके आप कर्नाटक की तरह गेम खेल पाओगे। जी जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है और आवेश जी ये बात महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि पहले लगातार सबने ये कहा कि वहां पर इंडिया गठबंधन की यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा लगा कि जो दीवारों पर लिखा था, आसमान पर लिखा था, वो सब कोई पढ़ नहीं पाया और एक सुनामी थी बीजेपी की और उस सुनामी में सब कुछ बह गया और बीजेपी को इस तरह का प्रचंड बहुमत मिला जहां वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और उसने अपना सीएम बना दिया। यानी कि साफ तौर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के और सिविल सोसाइटी के तरफ से कि चुनावी धांधली हुई है, जिसके सबूत साफ तौर पर दिखते हैं। ईवीएम से लेकर कास्टेड काउंटेड वोट का फर्क, किस तरह से बोगस वोट बढ़ाए गए और जो वहां पर वोटर्स थे वो काटे गए, वो सब है। नीतीश को भी ये पता है वहां पर भी ऐसा हो सकता है। नीतीश को ये पता है कि बीजेपी इस पूरी जुगत में है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस ताकत से बने कि नीतीश की अहमियत को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए और उसके बाद पार्टी तोड़ी जाए और वो बैसाखियों का सहारा जो है उसको भी खत्म कर दिया जाए और अपनी बिना पर केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार बनाई जाए। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि नीतीश इससे पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या अकेले जा सकते हैं? वो भी फूक फूक का कदम रख रहे हैं और बिल्कुल देख रहे हैं। अगर उनकी कोई बहुत फाइलें ना दबी हो, ईडी सीबीआई आईटी का डर ना हो, तो मुझे लगता है नीतीश, क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? बुशरा, पहले तो एक बात आपको बताऊं, मैं देख रहा था गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। नीतीश के अपने राजनीतिक निर्णय जैसे भी रहे हो, नीतीश कुमार ने इस डिमांड को लेकर के, तभी एक पत्रकार साथी से बात हो रही थी जो नीतीश कुमार के बेहद नजदीक है, तो नीतीश कुमार ने ये कहा कि क्या अब मेरे यह दिन आ गए हैं कि गिरिराज सिंह के कहने पर मुझे भारत रत्न लेना पड़ेगा, या वो कहेंगे और सरकार घोषणा करेगी तो मैं भारत रत्न ले लूंगा। यकीन मानिए इस बात को, इस देश में जो कोई भी नीतीश को जानता है, जो समाजवादियों की राजनीति को जानता है, जेपी की राजनीति को, जेपी के स्कूल से निकले जो लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स को जानता है, गिरिराज सिंह जैसा सांप्रदायिक संकीर्ण व्यक्ति अगर कह रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, नवीन पटनायक रिटायर्ड हो गए क्या नीतीश कुमार, तो ये बड़े शर्म की बात है। और दरअसल इसके पीछे छुपे संदेश को देखने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं से गिरिराज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश का जीवन खत्म हुआ, जो उन्होंने भारत को देना था वो दे दिया, अब उनको रत्न दे करके बैठाइए। ये कहने का मतलब है गिरिराज सिंह का।
वो ये जानते नहीं है कि बिहार में गिरिराज सिंह बिहार की राजनीति से वाकिफ नहीं है। बयान देना कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सोशलिस्ट किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का दिमाग उनका होता है। और अगर नीतीश कुमार कोई निर्णय लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, फिर से उसी बात पे आता हूं कि नीतीश के तमाम लोग इस वक्त बीजेपी के आंगन में समर्पण के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई भी अगर जिताऊ फार्मूला ऐसा बनता है जिसमें जनता दल यू और आरजेडी का इक्वेशन बन सके, तो उससे बड़ा, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। भाजपा एक बात जानती है अच्छी तरह से कि नीतीश और लालू की संयुक्त ताकत वो किसी भी गठबंधन से बढ़ करके है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ताकत जो है जदयू की और आरजेडी की, अब जिसमें कांग्रेस का, पप्पू यादव का, इन सब लोगों का भी अगर मिला लीजिए तो आप कल्पना करिए कैसा इलेक्शन होगा। भाजपा का कहां पता लगेगा, ये भी सोच लीजिए, कल्पना कर लीजिए। और एक दूसरा परिस्थिति ये हो सकती है कि भाजपा जनता दल यू के साथ लड़े। बीजेपी इस बात पे अड़ी हुई है कि हम किसी भी कीमत पर जनता दल यू को 100 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे, 101 नहीं करेंगे। नीतीश कुमार 115, 120 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र वाली स्थिति नहीं आने देंगे, जैसा आप बता रही थी। नीतीश कुमार ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इस बात को लेकर के, चूंकि अंदर लगातार बैठक चल रही है, सम्राट चौधरी से, अमित शाह से, इनसे नीतीश कुमार ने लगातार बातें की है, लेकिन वो लोग किसी भी कीमत पर जनता दल यू को 100 से ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए एकमात्र यही है कि रास्ता, कि अब तो देखिए उनका भी पॉलिटिकल कैरियर जो है अवसान की ओर है, तो अंतिम समय में कोई अपने दिन खराब नहीं करना चाहता। इस देश में तमाम नेता ऐसे रहे, आडवाणी जी की तरह, जिन्होंने जीवन भर राजनीति की, लेकिन अंतिम समय में तमाम गलत निर्णय ऐसे ले लिए कि उनकी राजनीति ही खत्म हो गई। कल्याण सिंह ने तमाम देखिए, एक बात कहना पड़ेगा बुशरा, चूंकि मैंने बहुत नजदीक से काम देखा है, कल्याण सिंह इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। बने उनके जैसा चीफ मिनिस्टर्स बहुत कम रहे होंगे, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, 2 निर्णय गलत ले लिया, उसकी वजह से उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है, और मुझे लगता है कि ये धुंध जो छाई हुई है ये अगले 2-4 दिन में खत्म होगी, और नीतीश कुमार निर्णय लेने से नहीं चूकने वाले। समाजवादियों का जो पूरा इतिहास रहा है, जब मैं नीतीश को देखता हूं मुझे राजनारायण का ख्याल आता है। राजनारायण जी वैसे ही डिसीजन लिया करते थे, और नीतीश कुमार निर्णय लेने का। और एक बात और भी जान लीजिए, सब चीज अपनी जगह है। लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार ने साथ में जवानी बिताई है, साथ में जवानी की दहलीज पर साथ में कदम रखे और साथ में जवानी की दहलीज से आगे बढ़े। उस वक्त की दोस्ती यारी में कोई और आ जाए, कोई और आकर के कब तक साथ में निभा लेगा भाई? तो ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए, भाजपाइयों को भी नहीं होनी चाहिए कि नीतीश जी मोदी का पैर छू लिए तो बहुत बड़ा वो हो गया। छू लेने दीजिए पैर, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन जवानी की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए। मजबूरियां हैं नीतीश कुमार के साथ, बिल्कुल। और लोगों को तो, कुछ लोगों को तो ये लगा था कि पैर छू के कहीं दरी तो नहीं निकाल लेंगे पैरों के नीचे से नीतीश कुमार, और शायद अब उनको शायद ऐसा लग रहा है कि फिलहाल नीतीश कुमार के पास मौका है। गिरीश जी, क्या आपको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के पास मौका है बार्गेन करने का? क्योंकि वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं लगातार। आप उनके पोस्टर्स देखिए, उन पोस्टर्स में जिस तरह की छवि बताई जा रही है कि उनको तमाम लोगों का समर्थन प्राप्त है, तो इसमें ये भी दिखाने की कोशिश है कि देखिए हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो हैं
उनकी स्वीकार्यता है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार मतलब बेरोजगारी दूर करने वाले, नौकरी देने वाले, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब कुछ किया जा रहा है। एक बार फिर से मांगे बिहार, 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये सब कुछ कहा जा रहा है। यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यात्रा में बीजेपी से पूरी तरीके से किनारा है और वो अकेले अपने दम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनको आरजेडी से इस तरह के पूरे हिंट मिले कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये भी कह दिया जाए कि 5 साल के लिए बना देंगे, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम कहा जा रहा है, उनका नाम ही हो गया है, क्या वो फिर से पलटी मार सकते हैं, या पलटी ना माने तो साथ में जा सकते हैं, या फिर अंदर खाने कुछ ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि अब नहीं तो बाद में साथ दिया जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बिहार मजबूती से लड़ेगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर उभरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदी पट्टी का ये राज्य बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी किसी कीमत पर नहीं जाने देना जाएगी। नहीं बुशरा जी, इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी गवर्नमेंट हटा के ये जहां जहां स्टेट 12 स्टेट में बैठे हैं वहां पे पब्लिक की क्या हालत है। आज जहां पे इलेक्शन है, आप राजस्थान में सिलेंडर 500 का दे रहे हो, मध्य प्रदेश में 500 का दे रहे हो, अड़ोस दोनों की तरफ से लगा हुआ गुजरात है, उसमें तो आज भी 1100-1200 रुपए है। तो ये पब्लिक भी समझ रही है और ये मार्केट चलेगा। लेकिन इसमें जो मीडिया सर्कल में घूमता है कि आपने सिर्फ इतना बोल दिया था गलती से कि 400 पार हो गए तो हम संविधान बदल देंगे, तो आपकी 60 सीटें कम हो गई। अभी तो आप संविधान बनाने वाले को ही बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझ लो कि 120 और कम हो जाएंगी। तो क्योंकि आपने मुद्दा ही ऐसा छेड़ दिया है। 85% आज भी हिंदुस्तान में SC ST OBC का जो है पिछले वर्ग, तो उनका जो हक मांगने वाली बात चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि 15% में आप पूरे देश को बांध में नहीं रख सकते हो। तो ये जो मुद्दा चला गया कॉन्स्टिट्यूशन का है, सब चलेगा, वो चल रहा है क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमको ऐसे शायद लग रहा है कि भाई ऑपोजिशन कुछ कर नहीं रहा है, या ऑपोजिशन। आज आप देखिए कि बैलेट पोस्टिंग के लिए महाराष्ट्र में कितनी सारी रैलियां निकली हैं, कितने सारे डिस्कशन हो रहे हैं, कितना पब्लिक उसको ये करे, लेकिन आपको वो अवेयरनेस नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया पे कितने लोग देख पा रहे हैं। तो पब्लिक में तो चेंज तो है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर वो 100 सीटों से ज्यादा, 150 सीट महाराष्ट्र में से 136 उन्होंने निकाल ली, तो इनका बिहार में भी अगर यही अरेंजमेंट हो कि अगर 122 से थोड़ी भी ज्यादा मिलती है और 122 सीटें निकाल लेते हैं, तो फिर किसी की जरूरत है ही नहीं इनको। बाद में कोर्ट केस करते रहना, आपको कोई सुनवाई आपकी होगी नहीं। इनका महाराष्ट्र में यही अरेंजमेंट था। ये तो शिंदे और ये कुछ भी होगा, जैसे ये बोल रहे हैं कि बचपन की दोस्ती है लालू जी की और इनकी, ऐसे इधर भी तो शरद पवार और ये बहुत पुराने खिलाड़ी है, तो उनका भतीजा उनको छोड़ के चला जाता। आप एक कैलकुलेशन समझिए, वो नहीं गए होते तो 228 में से इन्होंने फुल मेजोरिटी कर ही ली होते अपनी बंदोबस्त, और ये बैठ जाते धड़ल्ले से। बाद में आप क्या करते? तो इनको वहां जाके सीटें काटने में भी थोड़ा सा फायदा हुआ है। ये वो मौका बिहार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने भी आपसे बड़े बड़े चाणक्य दोनों बिहार में बैठे हुए। जी जी बिल्कुल। लास्ट कमेंट संक्षेप में आपसे आवेश जी कि इंडिया गठबंधन भी बिहार मजबूती से लड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो कि जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के अगेंस्ट जाती है। और अभी जिस तरह का पूरा अंबेडकर के अपमान का जो पूरा मामला है, जो खासतौर पे बिहार की धरती पर तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ पर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये तमाम जो हैं, जिनको जाहिर सी बात है ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक जो लालू प्रसाद यादव को हमेशा मिलता रहा। मुसलमानों की खासतौर पर हम बात करें तो मुसलमान हमेशा लालू प्रसाद यादव की तरफ देखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से भी वो किनारा नहीं करते हैं। लेकिन अभी जब हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा हो, वक्फ बिल पर भले ही नीतीश कुमार ने ये कहा हो कि भाई जेपीसी बनाइए, हम इससे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार के साथ भी हैं, तो ये तमाम चीजें तो अगेंस्ट जाएंगी ही। ये भी बहुत एक बेस बनाती हैं कि नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि अगले चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे या बनना उन्हें चाहिए, तो उनको कोई बड़ा डिसीजन तो लेना होगा। बिल्कुल लेना होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार निर्णय लेने के लिए जाने भी जाते हैं, और नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक से एक बढ़कर के निर्णय लिए हैं। उनका राजनीतिक कैरियर जो पूरा है, जिसमें वो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को पार्टी से बाहर कर देते हैं, शरद यादव की स्थिति क्या बना देते हैं, जिसमें वो लगातार कभी इंडिया गठबंधन, कभी एनडीए के शरण में चले जाते हैं।
तो निर्णय लेने की क्षमता तो उनके में अपरंपार है। आप समझिए इस चीज को। स्वास्थ्यगत दिक्कतें भी है उनके साथ, ये बात सच है कि स्वास्थ्यगत दिक्कतें हैं, लेकिन निर्णय के लिए जाने जाते हैं। और नीतीश कुमार की एक खासियत और भी है। नीतीश कुमार अपने तमाम शुभेच्छुओं की जगह अपनी खुद की सुनते हैं। कोई ये नहीं कह जी सकता कि ये नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के हिस्से हैं या नीतीश कुमार अपना सलाह करता। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बारे में सब कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी के बड़े सलाहकारों में अमित शाह, हेमंत शर्मा जैसे लोग हैं, लेकिन कोई ये बात नीतीश कुमार के लिए नहीं कह सकता। आप ये बात कांग्रेस के किसी नेता के लिए कह सकती हैं, राहुल गांधी के लिए कह सकती है कि वो किससे किससे सलाह लेते हैं। जिस तरह से वो राहुल गांधी के बहुत अच्छे सलाहकारों में से सीताराम येचुरी जी थे, बहुत ठन बनती थी उन दोनों के बीच में। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी राहुल के बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी सलाह मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। अंततः वो किसी से सलाह, उनको लग गया कि नहीं अब ये लोग हमको उलझा रहे हैं, और उनको लग गया है। मैं फिर से आता हूं इसी बात पे कि देखिए, ये जो हाउस अरेस्ट है, आप एक जी बार समर्थन मांगते हैं, आपको समर्थन मिल जाता है, उसके बाद आप प्रेशर डालने की कोशिश करने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान को बुला करके किसकी राजनीति पे डाका डाला जा रहा है? अगर आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान है और मुस्लिम वोटरों को दिखाना है बीजेपी को, तो किसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो? आप तो जनता दल यू को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप कह सकते थे नीतीश कुमार से कि आप मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, आपने ये तो नहीं कहा। आपने आरिफ मोहम्मद खान को ले आए, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि अब चुनाव खत्म हो जाएगा या फिर सरकार बदलने की स्थिति आएगी। खैर, सरकार तो चलेगी, ये गठबंधन फिलहाल नहीं टूटने वाला है, ये आपको बता दूं। लेकिन अगर गठबंधन छोड़ने की स्थिति आई और कोई पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान खुल करके एकदम बेशर्मी के साथ, जिस तरह से वहां पे पिनराई को लगातार परेशान करके रखा था, नीतीश कुमार को परेशान करने लगेंगे। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को नहीं भूलना चाहिए, बिहार की जनता अलग टाइप की है। ये कानपुर की पब्लिक नहीं है, ना तो केरल की पब्लिक है, वो बिहार की है। पटना में रह करके और अगर जनता के पक्ष में पक्षधरता के साथ नहीं रहे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। मैं इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, अगले 24 घंटे में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इंतजार करना होगा और देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है और नीतीश कुमार की चुप्पी क्या टूटती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा इन तमाम चीजों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश जी आपका, गिरीश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।